औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आई एम योर फिज़िक्स टीचर सर औरंगज़ेब और आज जो हमने फिज़िक्स का कोर्स पढ़ना है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इस कोर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट भी कहते हैं। अब इस कोर्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक टर्म्स और बेसिक पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ना है कि उनका फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे और सारी डिटेल में हम उनका देखेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन देखते हैं हम। अब इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड इसके एप्लीकेशन की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हमने स्टडी करना होता है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन के एमिशन को हमने देखना होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को देखना होता है और इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल को देखना होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कंट्रोल करना है इन वैक्यूम एंड इन मैटर। कि मैटर और वैक्यूम में हमने इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है उसको हम देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन और कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने ये देखना होता है। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, कि ये इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड है। अब इसके नाम से भी शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मींस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसकी मोशंस के बारे में हम देखेंगे, उनके फ्लो के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल को भी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंक्लूड्स होती है। किन किन में इंक्लूड्स होती है, क्या क्या उसमें मुश्तमिल होता है? ऑडियो सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल। कि ऑडियो सिस्टम में वो सारा सिस्टम आ जाएगा। जैसे ये माइक है, माइक के ज़रिए मैं बोल रहा हूँ, जो स्पीकर वगैरह जितने भी होते हैं, जो साउंड सिस्टम वगैरह जितना होता है, ये सारा जितना भी सिस्टम होगा वो सारा ऑडियो सिस्टम में आएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर जो है उसमें जैसे हमारे पास लैपटॉप आ गया, पीसी आएगा हमारा, उसके बाद मोबाइल और हमारा कैलकुलेटर, ये सारा जितना भी है ये सारे डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर है वो वहाँ पे बाइनरी नंबर यूज़ करते हैं, जैसे 0 और 1 की शक्ल में हम वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है कि हम कम्युनिकेट जो करते हैं एक दूसरे से। अगर मेरा कोई दोस्त है जो आउट ऑफ कंट्री में है तो अगर मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, अगर मोबाइल फ़ोन से अगर मैं उसे कॉल करता हूँ या अगर वो मुझे कॉल करे तो ये सारा जितना भी सिस्टम होगा वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम में आएगा कि हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, ये सारा भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये देखना होता है कि इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे और जो इतनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं और उनके बारे में हम डिटेल में देख सकते हैं। और नेक्स्ट आएगा ऑटोमेटिक कंट्रोल। अब ऑटोमेटिक कंट्रोल, अब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल के यहाँ पे हम कुछ ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगे। अक्सर आप मॉल्स वगैरह में जाएं तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक डोर लगे होते हैं कि जैसे कोई बंदा जाएगा, गुजरेगा, तो जैसे ही डोर के पास जाएगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इंसान गुजर जाएगा, उसके बाद गुजरने के बाद वो खुद बंद हो जाता है। इस तरह के ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं, जैसे रोबोट वगैरह हो गया, ये सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगा और ये सारे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब आर यूटिलाइज बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही यूज़ कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलके बनती हैं, ये जितने भी सारे हम ऊपर सिस्टम पढ़ते हैं। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फ़र्ज़ करें हमारे पास ट्रांजिस्टर, डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट एटसेट्रा, ये सारे जितने भी हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आएगा और इन सब चीज़ों से मिलके ये सारी चीज़ें ऊपर बनती हैं। जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी सारी उनसे मिलके ही वो सारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ। और डिजिटल कंप्यूटर में भी ऐसे ही होगा, मतलब यहाँ पे ऊपर जितने भी सिस्टम है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलके बनेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट एटसेट्रा, ये जितने भी सारे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, अब ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्ट करता है ऑडियो एम्पलीफायर। कि अगर हमने ऑडियो एम्पलीफायर बनाना है जो साउंड को एम्पलीफाई करके हमें देता है आउटपुट, तो वो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। अब जो कंट्रोलर स्विच है वो कंट्रोलर स्विच क्या करेगा, यूज़ इन द कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं इसे। और उसके बाद जो करंट कंट्रोलर है
अब जो करंट कंट्रोलर है वो क्या करेगा, यूज़ इन डीसी पावर, कि वो हम डीसी पावर में यूज़ करते हैं कि अगर हमें डीसी करंट चाहिए होगी तो कितनी मकदार में हमें कितने एम्पेयर में करंट वगैरह चाहिए होगी, तो उसके लिए हम डीसी पावर में हम इसे यूज़ करते हैं करंट कंट्रोलर को। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किन चीज़ से मिलके बनती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मोस्टली वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम इन्हें कहते हैं, और ये जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम उसे सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बनती हैं। कि अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, कि हम इनको सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं। और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। अब उसके इन दोनों में से हम सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिलिकॉन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये तो एक सस्ता में मिल जाता है और ये ज़्यादा मकदार में मौजूद है, तो इसलिए हम ज़्यादातर सिलिकॉन यूज़ करते हैं। और जो जर्मेनियम है वो ज़रा महंगा भी हमें पड़ जाता है, तो इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते। और सिलिकॉन जो है वो हम सैंड से हासिल करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ दीज डिवाइसेस वर्क, कि अब ये मज़ीद आगे हम डिटेल में देखेंगे ये जो डिवाइसेस हैं वो कैसे मतलब काम करती हैं, इनके डिटेल के बारे में आगे मज़ीद हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, कि अब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मेन जो फंक्शन को समझने के लिए या वहाँ तक कि कैसे वर्क करती हैं उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें जानना है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा स्टडी करेंगे, और इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, जो एटॉमिक पार्टिकल है उनका इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे। और एटम, उसके बाद एनर्जी एंड शेल के बारे में देखेंगे, एनर्जी और शेल क्या होता है। और उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे, आयोनाइजेशन के बारे में देखेंगे। ये सारे कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, के इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, और टाइप ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे अगर सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं, अगर वो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। और आगे डिफरेंट इनकी टाइप्स वगैरह देखेंगे। और उसके बाद पीएन जंक्शन, इनका जो पीएन जंक्शन जो बनेगा उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद पीएन जंक्शन जिसे हम डायोड कहते हैं और इसकी एप्लीकेशन हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि ऑल मैटर्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स, के जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे एटम्स से मिलके बनते हैं, कि एटम्स का वो कम्बिनेशन होता है। कि एटम जो होगा वो एटम्स, ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट नॉर्मल हाइड्रोजन, के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा, नॉर्मल हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे नो न्यूट्रॉन्स, के हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी इसके अलावा बाकी सारे जितने भी हमारे पास होंगे एटम्स, उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन तीनों चीज़ें होंगी। अब उसके बाद ईच एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हैव यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, के पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के पास एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, हर एक का अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। अगर फर्ज करें अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, अब हाइड्रोजन जो है उसके पास एक प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ इसके न्यूक्लियस के पास एक सिर्फ प्रोटॉन होगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस शेल के यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। यहाँ पे जो रेड डॉट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शो करेगा कि जो यहाँ पे इसके रिवॉल्व कर रहा होगा। तो हाइड्रोजन इसका वन प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर हम अब एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा। अब ए जो है यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर को शो करते हैं और यहाँ पे जो जी है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है। अब ए जो है ये इज इक्वल टू होगा पी प्लस एन, कि मतलब यहाँ पे प्रोटॉन एन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कम्बिनेशन होगा, जब उनको हम एडअप करते हैं उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास नंबर। और उसके बाद जो हमारे पास जी है इसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और ये इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर हमारे पास कोई भी अगर न्यूट्रल आइटम है, जितने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के इक्वल है, या ये भी कह सकते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है।
अब अगर हम बात करते हैं हीलियम एटम की, अब हीलियम एटम जो है इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। अब ये इसका सेंट्रल जो इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 यहाँ पे न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाद शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये था हमारे पास हीलियम का एटम। इसके बारे में कुछ हमने एटम्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म देखी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी और शेल के बारे में। अब एनर्जी और शेल के बारे में देखते हैं। अब शेल का दूसरा नाम एनर्जी लेवल भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है डिस्क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है, जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता जहाँ से वो मूव कर रहा था न्यूक्लियस के, उनका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्क्रिएट होता है। कि फर्ज करें हमारे पास, फ़र्ज़ करें कि अगर मैं एक ये न्यूक्लियस है, कोई भी अगर हम एटम ड्रा कर लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम ये से हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। अब ये जो अगर उसका एटम है तो इसका जो न्यूक्लियस है, अब इसकी गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी गिर्द रोटेट कर रहा है, इसका और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्क्रिएट होगा। अगर हम इनकी भी बात करते हैं ये जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इनका ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन, इनका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्क्रिएट डिस्टेंस होगा। इनका डिस्टेंस डिस्क्रिएट होगा, मतलब चेंज नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस होगा। अगर हम कोई और एटम की बात करें जिसके शेल बढ़ते जाएंगे, उनका भी जो जितने शेल बढ़ते जाएंगे उन सब का जो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो न्यूक्लियस से लेके जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्क्रिएट बनेगा। अगर फर्ज करें अगर इसके गिर्द एक और शेल होता या और शेल, इस तरह शेल बनते जाते हैं, तो अब इसका डिस्क्रिएट डिस्टेंस होना था, इसका लेके इसका डिस्टेंस डिस्क्रिएट होना था, या इसका इससे लेके यहाँ से न्यूक्लियस से लेके, मतलब इनका जितने भी शेल बनते जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, उन सब का जो डिस्टेंस होगा वो न्यूक्लियस से डिस्क्रिएट होगा। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नियर न्यूक्लियस हैज़ लेस एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे उनके पास एनर्जी कम होगी। अब जैसे फ़र्ज़ करें अब ये वाला जो करीब वाला शेल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास एनर्जी कम होगी, और अगर इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दिस, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ये वाली एनर्जी तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अब इन इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है, इनके दरमियान जो एनर्जी है वो, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, और एज़ कम्पेयर अगर इसकी और इसकी बात करते हैं वो उसकी कम हो जाएगी, अगर इसकी और इसकी वो बात करते हैं वो एनर्जी कम हो जाएगी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होती है। अगर उस एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे शेल दूर होता जाएगा उतनी एनर्जी कम होती जाएगी। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के पास अपनी जो एनर्जी है, अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे 2 एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एनर्जी है, जो एनर्जी लेवल है जो यहाँ पे, और उसके बाद एक दूसरी बात करें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एनर्जी होती है, वो जितना करीब होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब ये दूर चलेगा वो एनर्जी और कम हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इस तरह एनर्जी जो होगी वो कम होती जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, कि बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो करीब वाला इलेक्ट्रॉन है इनके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा, और जो दूसरी एनर्जी होगी वो कम होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ईच ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस कोरस्पॉन्ड टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल, कि जितने ईच ऑर्बिट, जितने भी यहाँ पे ऑर्बिट होंगे उन सब की जो फ्रॉम न्यूक्लियस कोरस्पॉन्ड टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल, कि अब जितने भी ऑर्बिट है उन सब की जो एनर्जी लेवल है वो सर्टेन एनर्जी लेवल होगी। कि अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस वाले शेल की बात करते हैं, इसकी और इससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो सर्टेन एनर्जी होगी, इसकी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, इस तरह सब की जो एनर्जी होगी वो सर्टेन एनर्जी होगी, कि एक फिक्स एनर्जी होगी। अब उसके बाद इन एटम ऑर्बिट्स आर ग्राउंड, इन एटम ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल नोन एज शेल, के एटम्स जो होंगे इन एटम्स ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल, कि वो एनर्जी लेवल में ग्रुप में होंगे जिसे हम शेल कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ईच शेल फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यहाँ पे जितने भी शेल होंगे
अगर हम इस शेल की बात करते हैं, इस शेल की बात करते हैं, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इस तरह ये जितने भी शेल बढ़ते जा रहे हैं, हर शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ये हमारे पास फार्मूला होता है, एन ई इज़ इक्वल टू 2n का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जो एन ई है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो शो करता है शेल को। कि अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है, जैसे अगर हम यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 2 3 सोन, अगर हम इस तरह इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, कि अगर n इज़ इक्वल टू 1, अगर हमारे पास पहले फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे। कैसे कि n इज़ इक्वल टू 2n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड शेल की, अब जो सेकंड शेल है यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, तो यहाँ पे जब n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर यहाँ पे सेकंड शेल की बात करते हैं तो सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका अगर हम शेल ड्रा करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 और यहाँ पे हम टोटल 6 और टोटल हम यहाँ पे 8 मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे एक शेल में। अगर हमारे पास ये एक शेल है तो यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास शेल होगा वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट जो होगा उसकी बात करेंगे, वहाँ पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये था टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट्स फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अगर हम दूर जाते जाते हैं न्यूक्लियस से, अगर न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो हायर एनर्जी होगी, बट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर लेस। के जैसे मैंने पहले वो बात बता दी, वो बात दोबारा रिपीट हो रही है कि अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे जैसे इनका ऑर्बिट, जैसे जैसे इनका शेल बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो अपनी एनर्जी होगी वो तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उनके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स विद हायर एनर्जी एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, इन एटम एंड लूजली बॉन्ड, कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है और वो आउटरमोस्ट शेल, फर्ज करें कि ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, अब उसके पास जो एनर्जी होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो तो कम होगी। अब इस जो आउटरमोस्ट शेल होगा उससे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विद हायर एनर्जी एग्जिस्ट इन, ये वाला पॉइंट हो गया था, और ये लूजली बॉन्ड होते हैं, कि जब इनके पास एनर्जी कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कम होगी तो इनके पास जो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी तो हम इजीली कहें वो लूजली बॉन्ड है, कि मतलब उनका बॉन्ड जो होगा वो बहुत वीक होगा, उनको हल्की सी एनर्जी देंगे तो वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, अगर ये वाला हमारे पास वैलेंस शेल है, जो आउटरमोस्ट शेल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम कहते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में एक और पॉइंट आएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो इन कंडक्टिविटी, कि अगर कोई भी हमारे पास आइटम होगा, किसी भी एलिमेंट का आइटम है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसकी कंडक्टिविटी के बारे में हमें बताएगा कि उसकी कंडक्टिविटी क्या है और उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में भी डिटेल में हमें बताएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स देन इट कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम द एटम। अगर हमारे पास कोई किसी एलिमेंट का आइटम है, उसका जो आउटरमोस्ट शेल है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वहाँ से बाहर से कुछ एनर्जी को गेन करता है, जैसे ही वहाँ से एनर्जी को गेन करेगा वो ब्रेक करेगा, वहाँ से टूटेगा और वो फ्री मूव करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आयोनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा।
अब आयोनाइजेशन देखने से पहले हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट मिनिमम एनर्जी एंड एस्केप फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, कि जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, अगर वो इतनी मिनिमम एनर्जी को हासिल कर ले कि वो एस्केप आउट हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए कहाँ से, आउटरमोस्ट शेल से, कि अपना शेल वो छोड़ के बाहर चला जाए, इतनी मिनिमम एनर्जी वो यूज़ करे, तो उससे हम कहते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, कि हम इतनी एनर्जी देंगे तो वो जो आइटम होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखें आयोनाइजेशन क्या होता है, कि आयोनाइजेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा तरीकाकार है जो करता है लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन एज आयोनाइजेशन, कि आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। कौन से इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन, उस प्रोसेस को। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एज अ रिजल्ट हमें पॉजिटिव आयन मिलेगा। अगर फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल फ़र्ज़ करें, अगर हम हीलियम की बात कर लेते हैं, अगर ये हमारे पास हीलियम एटम जो है वहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, अगर मैं ये डायग्राम यहाँ पर, अब ये इसका न्यूक्लियस है, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और इसके गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अगर तो हम इसको इतनी एनर्जी दें कि इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से बाहर निकल जाए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मकदार 1 रह जाएगी और प्रोटॉन यहाँ पे 2 रह जाएंगे, तो ये एक आयन बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा। अब देखें फ़र्ज़ करें जब पहले हमारे पास 2 प्रोटॉन थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2 प्रोटॉन रह जाएंगे और 1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और ओवरऑल जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो हमारे पास पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और ये पॉजिटिव आयन कुछ हमारे पास है हाइड्रोजन और लिथियम और सोडियम। और जो नेगेटिव आयन्स हैं नेगेटिव में क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फाइड और ऑक्साइड, इनमें नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने एक नेगेटिव चार्ज को गेन किया हुआ है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एमिट किया। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एमिट किया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो होंगे चार्जेस वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसका रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कोलाइड विद एटम्स एंड कैप्चर इट, कि अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से, वो इलेक्ट्रॉन आते आते वो किसी एटम के साथ कोलाइड करता है, जब वो किसी एटम के साथ कोलाइड करेगा तो वहाँ से कैप्चर हो जाएगा, मतलब वहाँ से वो पकड़ा जाएगा, या वो जो एटम है उसे कैच कर लेता है। जैसे वो उसे कैच करेगा वहाँ से फिर हमें कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, हमें कुछ एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी मिलने के साथ वो जो एटम है वो बिकम नेगेटिव आयंस, वो जो एटम होगा वो नेगेटिव आयंस बन जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको समझाऊँ, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 5 प्रोटॉन है और 5 ही, मैं आपको समझाने के लिए 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करवा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि 5 ही प्रोटॉन है और अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ओवरऑल जो चार्ज होगा उस एटम पे वो नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम उसे कहेंगे कि वो नेगेटिव आयंस बन गया। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए ये लिखा हुआ है कि जब ये पहले ये 5 प्रोटॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये जो होंगे ये न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल है, जब पहले जितने 5 प्रोटॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं फ़र्ज़ करो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करता हूँ तो वो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल जो एटम पे चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और उसे हम नेगेटिव आयंस कहते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है, और मेरा चैनल जो है उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।